हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होती हैं, उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड के रेखीय बहुलक होते हैं। मतलब एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, रेखीय रूप से जुड़ के क्या करते हैं, एमिनो जो होते हैं रेखीय रूप से जुड़ के क्या करते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये किस द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और किस प्रकार से जुड़ते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स के रेखीय बहुलक होते हैं, अर्थात प्रोटीन के अणु एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का जल गठन करने पर एमिनो एसिड देते हैं, और जब हम प्रोटीन्स का जल गठन करते हैं तो क्या करता है, वो एमिनो एसिड्स देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, पेप्टाइड बनेंगे और जो पेप्टाइड होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स देते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन शरीर की वृद्धि में मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण। तो प्रोटीन जो शब्द होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण, अर्थात जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो याद रखने के लिए, प्रोटीन की भाषा प्रोटीस अति महत्वपूर्ण, जिससे आपको क्या होगा, यह अच्छी तरह से याद रहेगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटीन के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, कि प्रोटीन जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो मतलब प्रोटीन के सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करें, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं कि इनका जो अणुभार होता है वो उच्च होता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रोटीन में एक मुक्त अम्लीय समूह COOH व एक मुक्त क्षारीय समूह NH2 उपस्थित होता है। इस कारण प्रोटीन विभिन्न प्रकृति के होते हैं। आपको बताइए, जो COOH जो समूह होता है वो एक अम्लीय प्रकृति का होता है, और जो जो NH2 समूह होता है उसका क्षारीय प्रकृति का होता है। अब मान लो किसी अणु के अंदर कोई भी अणु है, यदि उसके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, वो उभयनिष्ठ प्रकृति का होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं उभयनिष्ठ प्रकृति की होती हैं। प्रोटीन्स के गलने व सड़ने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे एमीन N2H2 आदि बनते हैं। तो जब प्रोटीन्स यदि मान लो प्रोटीन्स खराब हो जाती हैं, मतलब जलने पर, सड़ने पर या गलने पर क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने पर क्या बनती है, एमीन्स बनती है, N2 बनती है और H2O बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वे पॉलीपेप्टाइड जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है वे प्रोटीन्स कहलाते हैं। आपको पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ही होती है, लेकिन जिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है वो तो प्रोटीन्स कहलाती है, और जिनका द्रव्यमान कम होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही कहलाती हैं। यदि इनका द्रव्यमान 10,000 से अधिक हो जाता है तो फिर क्या कहलाती है, प्रोटीन्स कहलाती हैं। हम लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि प्रोटीन एल विन्यास वाले एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, अतः ये प्रकाश सक्रिय होते हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं कि एल विन्यास वाले जो एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, अतः ये प्रकाश से सक्रिय होते हैं। मतलब जिन एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनी होती है वो उन एमिनो एसिड के क्या होता है, एल विन्यास होता है। ठीक है। तो ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई कि प्रोटीन्स के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो उनका विन्यास क्या होता है, तो क्या हुआ, एल विन्यास लिबरेटरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको मैं इस एक चार्ट द्वारा समझाता हूँ कि प्रोटीन क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, प्रोटीन जो क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं आणविक संरचना में व्यवहार के आधार पर। तो भाई प्रोटीन की मतलब आणविक संरचना कैसी होती है, वो कैसे मिलकर बनी होती है, मतलब उसका व्यवहार क्या होता है, मतलब कि उस जल के साथ कैसे मतलब विलय होती है कि नहीं होती, अम्ल क्षार में विलय नहीं होती। इस आधार पर जो प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। और दूसरा जो आधार माना गया है इसको वो बना गया है जल अपघटन के प्रति व्यवहार व संगठन के आधार पर, कि भाई हम जब इसे जल अपघटन करते हैं तो क्या क्या बनता है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसके आधार पर जो प्रोटीन को जो है तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं सरल प्रोटीन, दूसरे संयुक्त प्रोटीन, और होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, मतलब सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं
फिर हम बात कर लेते हैं आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन्स। तो मैंने आपको बताया कि आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन्स होती है दो प्रकार की होती हैं। इसका जो पहला जो टाइप माना गया होता है रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, तो रेशेदार प्रोटीन्स क्या होती हैं? तो ये प्रोटीन मजबूत व रेशेदार संरचना वाली होती है। मतलब जैसे जैसे नाम से पता चल रहा है रेशेदार, तो ये जो प्रोटीन्स होती है कैसी होती है? मजबूत व रेशेदार संरचना वाली होती हैं। ये प्रोटीन जल में अविलय परंतु अम्ल क्षार में क्या होती है? विलय होती हैं। तो व्यवहार की बात करें तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होती है जल में तो अविलय होती हैं, परंतु क्या होता है ये अम्ल और जो क्षार होता है उसमें क्या होती है? विलय होती हैं। इसमें अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और जो रेशेदार प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है? अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। मतलब जो एमिनो एसिड जो होते हैं ना उनके बीच में क्या होते हैं? अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे मांसपेशियों के अंदर जो माइसिन प्रोटीन होती है, बाल नाखून के अंदर जो केराटिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिन प्रोटीन होती है जो रेशों के अंदर पाई जाती है, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन इसको बोलते हैं। तो इस पर फर्स्ट हम बात करते हैं, दूसरे हम बात करते हैं गोलाकार प्रोटीन। ये क्या होती है? देखो, ये प्रोटीन जल अम्ल क्षार व लवण में विलय होती है। मतलब पहले वाली जो प्रोटीन थी जो कि रेशेदार प्रोटीन थी वो क्या थी? जल में अविलय थी। लेकिन जो गोलाकार जो प्रोटीन होती है वो जल में भी क्या होती है? विलय होती है। अम्ल जल क्षार और लवण में क्या होती है? विलय होती है। दूसरी बात कि जो इसमें जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं ना उनके मध्य क्या होता है? तीरक बंध बनने के कारण इनका निर्माण होता है। अब जो फर्स्ट वाली जो प्रोटीन थी रेशेदार प्रोटीन उसके अंदर क्या था? उसके अंदर केवल हाइड्रोजन बॉन्ड थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना वो तीरक बंध बनते हैं। तो इस कारण क्या होता है? इसमें एमिनो एसिड्स के मध्य तीरक बंध बनने के कारण क्या होता है? इनका निर्माण होता है। अब यदि इसकी एग्जांपल्स की बात करो जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, कैसीन है, एंजाइम है, हार्मोन व एंटीबॉडी सभी क्या है? इसके उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आणविक संरचना के आधार पर देखो प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन क्या होती हैं? जल में अविलय होती हैं, जबकि जो गोलाकार प्रोटीन होती है वो क्या होती है? जल में विलय होती है। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं कि भाई ये जो फर्स्ट वाली जो होती है ना जो रेशेदार प्रोटीन है उसके अंदर क्या होता है? जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना उनके मध्य क्या होता है? अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जबकि दूसरी वाली जो होती है उनके मध्य क्या होता है? तीरक बंध पाए जाते हैं एमिनो एसिड्स के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन्स कितने प्रकार की होती हैं? तो जल अपघटन के आधार पर जो प्रोटीन्स है उसको तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बात सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी होती है संयुक्त प्रोटीन जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। और तीसरी जो प्रोटीन होती है व्युत्पन्न प्रोटीन, डेरिवेटिव प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि भाई जल अपघटन के आधार पर कितने प्रकार की होती है। पहले देखो सरल प्रोटीन, ये क्या होता है? ये प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल एमिनो एसिड्स देते हैं। तो जब अपन सरल प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो ये क्या होता है कि इनका जल अपघटन करने में क्या करते हैं? केवल अल्फा एमिनो एसिड देते हैं। मतलब उन अल्फा एमिनो एसिड का होता है केवल मिश्रण प्राप्त होता है उनका। ठीक है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, क्रिएटिन है, ये सब इसके उदाहरण है। दूसरे में बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन्स क्या होती है। तो ये प्रोटीन जल अपघटन करने पर अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ अप्रोटीन भाग भी देते हैं जिसे प्रोस्थितिक समूह कहा जाता है। तो संयुग्मित जो प्रोटीन्स होती है जैसे कि नाम से पता चला संयुग्मित, मतलब इसमें क्या होता है? एमिनो एसिड के साथ अन्य चीज भी युग्मित होती है। तो ये प्रोटीन जल अपघटन करने पर अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ अप्रोटीन में भाग भी देती हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि जब हम संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं ना तो इनमें क्या होता है कि अल्फा जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि अप्रोटीन भाग भी देती है। मतलब एक अन्य पदार्थ देते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्थितिक समूह कहा जाता है। ये क्या होता है? ये इसका अप्रोटीनीय भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उदाहरणों पर चलते हैं। ठीक है, तो प्रोस्थितिक समूह के उदाहरण देखो। प्रोस्थितिक समूह
प्रोस्थिक समूह प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता को दर्शाता है। तो जो प्रोस्थिक समूह होता है वो क्या होता है, प्रोटीन जो जैविक क्रियाशीलता होता है उसको दर्शाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं यहाँ पे किताब के अंदर दिए गए हैं आपके, संयुक्त प्रोटीन और ये संयुक्त प्रोटीन हो गई, इस तरफ क्या दिया गया आपको, प्रोस्थिक समूह। तो फर्स्ट हम बात करें, देखो न्यूक्लियर प्रोटीन के अंदर ये क्या है, कॉन्जुगेट प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, इसका जो एफ प्रोटीन ये भाग वो कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, मेटल प्रोटीन धातु। तो कुछ वीडियो के अंदर क्या दिया गया है आपको, इनका अलग अलग वर्णन दिया गया है, तो वो फालतू में कुछ नहीं करना आपको, आपके लिए देना केवल न्यूक्लियर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, मेटल प्रोटीन और धातु। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, पार्ट थर्ड की ओर। व्युत्पन्न प्रोटीन जिसको हम डेरिवेटिव प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन जल अपघटन करने पर निम्न प्रोटीन, जो सरल प्रोटीन्स हैं वो देती हैं, प्रोटीएस, पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो जब हम डेरिवेटिव प्रोटीन्स का जल अपघटन करते हैं तो वो सरल प्रोटीन, प्रोटीएस, पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एवं सरल प्रोटीन आदि जल में विलय होती हैं। और ये जो इससे जो बनने वाले पदार्थ है, जैसे प्रोटीन्स है, पेप्टोन्स है, पॉलीपेप्टाइड है, सरल प्रोटीन, ये क्या होती है, जल में अंदर क्या होती हैं, विलय होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई प्रोटीन्स की संरचना के बारे में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।